इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। कड़कड़ाती सर्दी में जोरों की बर्फबारी हो रही थी और उस बर्फबारी के बीच हाईवे की ओर से कट मारते हुए सरसराती हुई एक कार मुर्दा घर के बाहर आ रुकी। कार के रुकते ही उसके दोनों आगे के दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें से एक औरत और मर्द बाहर निकलकर मुर्दा घर की ओर भागते हैं, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज उन दोनों औरत और मर्द से कहता है, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, उसका लाश दिखाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहता है, ए पागल हो गया है क्या? ऐसे कैसे बोल रहा है? बच्चा मरा है उनका। तभी इंचार्ज बोलता है, साहब यहाँ रोज किसी न किसी का बच्चा मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूं? तभी इंस्पेक्टर बोलता है, चर्बी चढ़ गई है तुझे, किस किस का ख्याल करूं? तब इंस्पेक्टर उन दोनों से कहता है, माफ करिएगा, इधर आइए। और इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें एक सफेद चादर से ढकी हुई लाश दिखाता। तभी वो औरत बोलती है, आपने तो अस्पताल का बोला था और मुझे एक मुर्दा घर में लाकर खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो अभी हम एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे। वह कितना खुश था और वहाँ बहुत खुश था वो। अब हम यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं? तभी उसके पास खड़ा वो मर्द बोलता है, अर्चना संभालो खुद को, हम यहाँ बस छानबीन के लिए आए हैं। उमेश अर्चना को समझा ही रहा था, उतने में ही इंस्पेक्टर ने सफेद चादर को उस लाश के ऊपर से हटा दिया, जिसे देखकर अर्चना अपने बेटे का नाम लेते हुए चीखने चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। जवान बेटे को यूं लाश बना देखकर उमेश भी खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। फिर ना जाने उमेश को क्या हुआ, वो उठा और सीधे इंस्पेक्टर का गिरबान जाकर पकड़ लिया और बोलने लगा, बता क्या हुआ है मेरे बेटे को? ऐसे उसे यहाँ क्यों लिटा रखा है? बोल, वरना यूं खड़े खड़े मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। इतना सुनकर वह इंस्पेक्टर भी भड़क उठा और कहने लगा, होश में रहकर जुबान खुली उमेश सक्सेना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो मैं आपके इन टुच्चे धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता ना, तो मैं आपको दिखाता कि कैसे खड़े खड़े वर्दी उतरवाते हैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। खैर, अभी आपके बेटे का लाश मुझे विक्टोरिया हॉस्टल के बरामदे से प्राप्त हुई है। तभी अर्चना बोलती है, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था? तभी इंचार्ज बोलता है, मौत का तांडव, वहाँ मौतें ही होती है, पढ़ाई नहीं। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौतें हो चुकी है वहाँ पर और गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया है अभी तक वहाँ का। और जिसने भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की उसने मौत ही पाया है। तभी इंस्पेक्टर बोला, ए बंद कर अपना गटर। सक्सेना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तभी इंचार्ज बोलता है, जवान हो, जोश है तो कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो वहाँ से दूर ही रहते हैं। इतना कहकर मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते यह चुनौती भी दे गया कि वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इधर कबीर भी इस बात को ठान लेता है कि वहाँ का सच का पता तो मैं लगाकर ही रहूँगा। इसलिए वह अगले ही दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक स्टूडेंट बनकर पहुँच गया। लेकिन पता नहीं उसे हॉस्टल पहुँचते ही बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई में एक हॉस्टल कौन बनाता है?
और भला ऐसी जगह पर कोई कैसे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ सकता है? वो भी सक्सेना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही यह एक वीरान जैसा लगता था। कबीर हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी एक इंचार्ज उसे रोकता है और कहता है, कहाँ चले बाबू? तभी इंस्पेक्टर कबीर कहता है उससे, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है, ऐसा वो चौकीदार बोलता है कबीर से। तभी कबीर चौंक कर बोलता है, क्या? दिन में ऐसा कोई क्यों काम नहीं होता है? सारे काम तो दिन को किए जाते हैं। तब चौकीदार गुस्सा कर बोलता है, अरे बोला ना, नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ये सब सवाल ज्यादा मत करो। यहाँ से चले जाओ अभी और रात को आना। तब कबीर कहता है, बड़ी अजीब नियम है। कबीर ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और चौकीदार वहां से चला गया। फिर कबीर ने भी ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर सारा काम यहाँ करना है तो धैर्य रखना होगा। इसलिए वह वहाँ बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर पता नहीं क्यों वहाँ कोई हलचल नहीं होती है। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी यहाँ अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी और हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। और कबीर को अब विश्वास होने लगा था कि यहाँ इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है। इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे क्या? कबीर को ये आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बोल रहा था। कबीर चौंक जाता है कि मैं तो पूरे दिन बाहर था, चौकीदार कब अंदर गया? तभी चौकीदार बोलता है, ज्यादा सोचो ना, अंदर आ जाओ। कबीर उस चौकीदार के पीछे पीछे चल जाता है, लेकिन गेट से लेकर रिसेप्शन तक पहुंचने में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। पर कबीर ये सब देखकर सोच में था कि जो हॉस्टल अब तक अंधेरे की चपेट में था, उसके चारों कमरों में लाइटें जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। और इंस्पेक्टर सोचता है, आखिर ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कुछ नहीं और रात में इतनी हलचल। तभी कबीर रिसेप्शन के जगह पे पहुंच जाता है और रिसेप्शन पे एक मोटा सा चश्मा लगाकर हट्ठा कट्ठा व्यक्ति बैठा हुआ था और चौकीदार कहता है, वार्डन साहब, एक बाबू आए हैं एडमिशन लेने, मैं चलता हूँ बाहर। वार्डन ने बिना कुछ कहे एक एडमिशन फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ाते हुए उधर इशारा किया कि जाओ। कबीर कुछ उससे पूछ भी नहीं पाया। वार्डन ने उसे इशारा करके वहां भेजा जहां रूल बोर्ड लगी हुई थी। कबीर उस रूल बोर्ड के पास पहुंचकर उसे पढ़ने लगा और रूल पढ़कर कबीर का दिमाग उड़ गया, क्योंकि पहला रूल था, यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। और दूसरा कि भूल कर भी किसी के कमरे में ना जाए और ना ही किसी को आने दे। और तीसरा, एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर ना निकले। ये कैसा रूल है? जोर से कहते हुए जैसे ही कबीर पीछे मुड़ा, वहां कोई था ही नहीं, ना ही रिसेप्शन पे वार्डन और ना ही गेट पर चौकीदार। तभी कबीर सोचते हुए सीधे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जहां यहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर वह अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखा और अपने कमरे को चारों ओर से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से आवाज आती और कबीर उसी चीख के पीछे
अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे उधर कोई नहीं दिख रहा था। कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी। इधर कबीर ये सोचकर हैरान हो रहा था कि इतनी चीख होकर भी सब शांत कैसे है, जैसे वहाँ किसी को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे नहीं खोल रहा था। इसलिए कबीर खुद सामने की दरवाजे पर दस्तक देने लगा और जोर जोर से बाहर से दरवाजा पीटने लगा, पर अंदर कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था। फिर कबीर बोलता है, भाई मैं कबीर, मैं इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी कबीर घबरा गया और उसके बाद फिर कबीर तीसरे फ्लोर की सभी दरवाजों को अपना लेता है, पर कोई दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है और दरवाजा तोड़ने के बाद दरवाजे का हाल ऐसा था कि वह चौंक जाता है। दरवाजा खोलने के बाद कमरा पूरा जल चुका था और सारे सामान बिखरे हुए थे और नीचे एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसका आधा सिर जल चुका था। तभी कबीर उल्टे पांव बाहर निकलता है तो देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी है और कमरे से धुएं निकल रहा है। फिर भी उस सभी कमरों से कोई नहीं निकल रहा था, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। लेकिन तभी कबीर को आवाज़ आती है और हर दरवाजे के पीछे से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रहा था, कोई पीट रहा था दरवाजे को, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मैं जल रहा हूँ। कबीर जैसे ही उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है, उसे पटकता है, पटक पटक कर उसे खोलने की कोशिश करता है और एक दरवाज़ा खोलने के बाद उसे अंदर से ज़ोर से एक आग की लपट उसके पूरे बॉडी को जलाने लगती है। कबीर अपने शरीर की आग की लपटों को बुझाने के लिए ऐसे भागा कि कब वह सीढ़ियों की ओर पहुंच गया उसे ध्यान ही नहीं रहा और वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया, जिससे उसके कपड़ों पर लगी हुई आग तो बुझ गई पर वो अब घायल हो चुका था। वह दर्द से कहराते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चौकीदार की ओर गई और वो उसी की ओर बढ़ गया। कबीर ने उसे आवाज़ भी लगाई लेकिन चौकीदार का कोई जवाब नहीं आ रहा था, बस आगे भूत बना आग को देखे जा रहा था और उसके आगे वार्डन की अधजली लाश पड़ी हुई थी। तभी कबीर चौकीदार से बोलता है, अंकल यहाँ क्या हुआ है और इन्हें क्या हो रहा है? ये आग से जल रहे हैं, आप बचाइए इन्हें। किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते आप? तभी चौकीदार रोते हुए बोलता है, मदद के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब यहाँ कोई किसी को मदद नहीं करता। अब तो ये आग रोज सीने में चुभन बन के चुभती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा, जिसे कबीर देखकर घबरा गया। चौकीदार का भी आधा शरीर जला पड़ा हुआ था। तभी कबीर उस चौकीदार से बोलता है, अरे ये क्या हुआ है आपको? चलिए यहाँ से चलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। तभी वो वार्डन कबीर से बोलता है, बाबू मुर्दों की हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है। तभी कबीर बोलता है, मतलब? ये चौकीदार बोलता है, मतलब जानकर तुम क्या करो? और अगर तुम्हें मतलब जानना है तो ये देखो फिर। इतना कहकर वो चौकीदार कबीर का गला पकड़कर उसे कॉरिडोर के सबसे आखिरी दरवाजे के ऊपर लटका देता और हर रूम से फिर लाशें बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ने लगी। पर कबीर दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा। फिर कबीर उस चौकीदार से पूछता है, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या हुआ है? आखिर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिससे तुम मार रहे हो? अरे तुमने तो कल उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने मारा था। फिर वो चौकीदार रोते हुए बोलता है, क्यों छोड़ता बाबू, बोलो क्यों छोड़ता? हम सबको यहाँ जिंदा जलाकर मारने वाला ही एक बच्चा था। बात करीब 4 साल पहले की है, जब इलाके में एक ही हॉस्टल था
विक्टोरिया हॉस्टल। काफ़ी नाम था इसका, बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने, जिसे देखते ही विल्डन ने वहाँ एक नया हॉस्टल खोला जिसका नाम विक्टोरिया हॉस्टल रखा। जब पुराने विक्टोरिया हॉस्टल के लोगों ने उससे यह पूछा, फिर उसके बाद विल्टन बोलता है, ठीक है, कल से यहाँ आपको एक ही हॉस्टल देखने को मिलेगा। और उसने कहा कि कल सुबह हॉस्टल का नाम बदल दिया जाएगा, और बदल कर क्या रखेंगे ये हम अभी सोचते। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई, और उसी रात को विक्टोरिया हॉस्टल में एक लड़का एडमिशन लेने आया, और वार्डन ने उसे 307 रूम नंबर की चाबी इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों की ओर से आया है। जिस लड़के ने हॉस्टल के आगे से सारे कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और हॉस्टल के बाहर निकलकर पूरे हॉस्टल को आग लगा दी, जिस आग की लपेटे से चौकीदार और वार्डन भी नहीं बच पाए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से एक ही विक्टोरिया हॉस्टल बचने का ये मतलब था। तब से एक ही विक्टोरिया हॉस्टल बचा, और जो भी उस विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में आता उसे मौत मिलती, केवल मौत। ऐसे में इंस्पेक्टर कबीर के साथ क्या हुआ होगा ये बताने की तो ज़रूरत नहीं।